आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, केमिस्ट्री में हम लोग 13 नंबर चैप्टर पढ़ लिए थे, 14 नंबर चैप्टर आज पढ़ेंगे और कल हम आपको एक वीडियो देंगे 15 और 16 चैप्टर का एक के साथ केमिस्ट्री समाप्त। कल 2 को वीडियो डालेंगे, केमिस्ट्री का सारा मिसलेनियस टोटल समाप्त। चलिए बाबू देखते हैं बाबू क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है जैव अणु बायोमोलिक्यूल। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है देखिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी ऑल्डिहाइड होता है। सीधा पॉली मतलब बहुत अधिक, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल मतलब OH। बहुत अधिक OH कीटोन के साथ जुड़ा हो तो कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, बहुत अधिक OH ऑल्डिहाइड के साथ जुड़ा हो तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। बहुत अधिक OH कीटोन के साथ जुड़ा हो या बहुत अधिक OH ऑल्डिहाइड के साथ जुड़ा हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, यह पौधों और जंतुओं में पाया जाता है, पौधों और जंतुओं में पाया जाता है, पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है बाबू? पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है बाबू, गाना उसको बोलो धीरे चलाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट देखिए बाबू, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बहुत अधिक मात्रा में OH के साथ कीटोन हो या बहुत अधिक मात्रा में OH के साथ ऑल्डिहाइड हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों और जंतुओं में पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो कपड़ा पहनते हैं नया नया डिजाइन का एकदम स्टाइल में, उसमें भी क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज etc। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज etc। बाबू ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है। ध्यान से क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का व्याख्या करें। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है समझ गए? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी ऑल्डिहाइड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट पौधों में पाया जाता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन हो गया, अब हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर मोनोसैकेराइड। ठीक है, जो जल द्वारा अपघटित नहीं होता है, जल द्वारा अपघटित नहीं होता है। ठीक है, ये स्वाद में मीठा होता है। यही डेफिनेशन है बाबू, ध्यान से बाबू। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल के द्वारा टूटता नहीं है, जल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जल के द्वारा टूटबे नहीं करेगा, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल के द्वारा टूटता नहीं है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। यह स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और क्या? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज तो जानबे करते हो, गर्मी के दिनों में ग्लूकोज पानी में घोर कर लोग पीता है ना, तू लोग बकलोलवा पानी में नहीं घोरता है, ऐसे ही ले लेगा एकदम भूजा की तरह फाँकने लगता है ग्लूकोजवा। तो देख बाबू, ग्लूकोज खाते हो तो मीठा लगता है। फ्रुक्टोज तुम लोग खाया नहीं होगा। फ्रुक्टोज बाबू बहुत मीठा होता है। जैसे बिस्किट चॉकलेट खाते हो तो क्या तुमको उसमें लगता है कि उसमें ग्लूकोज डाला जाएगा और चीनी डाला जाएगा? नहीं, चीनी से ज़्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज डाला जाता है। प्राकृतिक सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रकृति में वो फ्रुक्टोज होता है।
सबसे अधिक मीठा होता है बाबू। चलिए मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड। पांच नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। देखो बाबू यह जल द्वारा दो या दो से अधिक भाग में टूट जाते हैं, मतलब अपघटित हो जाते हैं। ये बकलोलवा टूटता ही नहीं, कहता है पानी का कर लेगा मेरा, हम टूटबे नहीं करेंगे, पानी से क्या करना है। ये ओलिगोसेक्राइड पानी देखेगा तुरंत 2-3 भाग में टूट जाएगा, कहेगा पानी मिल गया अब हम टूट जाएंगे, तो तोड़ देगा पानी को। तो देखो जो जल द्वारा टूटता नहीं है मोनोसेक्राइड, जो जल द्वारा 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है ओलिगोसेक्राइड। ये स्वाद में मीठा होता है, ये भी स्वाद में मीठा होता है, ये भी स्वाद में क्या होता है बाबू, मीठा होता है। एग्जाम्पल इसका होगा चीनी, जानते हो चीनी स्वाद में मीठा होता है, सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, etc। सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, etc। कोई दिक्कत? ये भी स्वाद में मीठा है, ये भी स्वाद में मीठा है। कितना प्रकार हुआ? 2 प्रकार। एक प्रकार और पढ़ना है और उसके बाद कुछ और पढ़ना है, तब 5 नंबर होगा बाबू। देख बाबू अब देखो पॉलीसेक्राइड, तीसरा इसका है पॉलीसेक्राइड। जल द्वारा बहुत अधिक भाग में टूट जाता है, जल द्वारा बहुत अधिक भाग में क्या होता है, टूट जाता है। सिंपल, जल द्वारा टूटेगा लेकिन बहुत अधिक भाग में, इतना कि गिन नहीं सकते हो, अनंत की संख्या में टूटेगा, ठीक है। लेकिन ये स्वाद में मीठा नहीं होता है। मीठा नहीं मतलब जो मीठा होता है उसे शर्करा बोलते हैं, जो मीठा नहीं होता है उसे अशर्करा बोलते हैं। ये मीठा नहीं है मतलब अशर्करा है, क्लियर है। जैसे स्टार्च, सेलुलोस, अब तो बकलोलवा कहेगा ई का है सर स्टार्च सेलुलोस, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अभी करेगा। देखिए बाबू, जल द्वारा बहुत अधिक भागों में टूट जाता है, स्वाद में मीठा नहीं होता है, उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, etc। ठीक है बाबू। अब इसके बाद कुछ और भी पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट को 2 और प्रकार से बांटा जाता है। पहला अपचाई शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को 2 और प्रकार से बांटा जाता है, अपचाई शर्करा, अनपचाई। अनपचाई शर्करा, अपचाई शर्करा और क्या बाबू, अनपचाई शर्करा। तो देख बाबू, टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें बताए थे। टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। वह शर्करा जो टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाता है, और जो अपचयित नहीं होता है, सीधा बात। वह शर्करा जो टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित हो जाता है उसे अपचाई शर्करा, जो टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होता है उसे अनपचाई शर्करा। इतना लिखना पड़ेगा बाबू। यहाँ सारा डाटा दिया गया है, 720 क्वालिटी पर आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, या पहले से क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, आपको मालूम है होगा। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल बाबू, जो जल द्वारा टूटता नहीं है उसे मोनोसेक्राइड, ठीक है, स्वाद में मीठा होता है। जो जल द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, स्वाद में मीठा होता है, ओलिगोसेक्राइड। जो जल द्वारा बहुत अधिक भागों में टूट जाता है लेकिन स्वाद में मीठा नहीं होता है उसे पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट 2 और तरीके का होता है, अपचाई और अनपचाई। जो टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित होता है उसे अपचाई शर्करा, जो टॉलेन और फेलिंग अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होता है उसे अनपचाई शर्करा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्न का जल अपघटन प्रतिफल क्या है? तो पहला कह रहा है कि जल अपघटन बताइए। पहला किसका? सुक्रोस का। चलिए बाबू, सुक्रोस मतलब क्या होता है? चीनी, चीनी, शर्करा, इच्छू शर्करा, कोई गो नाम है इसका, सुक्रोस। चीनी का फार्मूला C12
H22O11। इसी का हम लोग को क्या कराना है, जल अपघटन, मतलब जल से रिएक्शन कराना है। ठीक है, जल अपघटन कराना है मतलब जल से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो आप अच्छी बहुत बार बताए होंगे, तुम लोग को याद होगा बाबू। चीनी, सुक्रोज, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और प्लस फ्रुक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6। दोनों का फार्मूला सेम होता है, बाकी कोनो चीज़ सेम नहीं होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। हो गया बाबू, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या उत्पाद मिलता है या क्या प्रतिफल मिलता है। तो सुक्रोज को जल से रिएक्शन करा दिए, जल अपघटन, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। क्लियर है बाबू। अब इसी साल ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला देखो, सुक्रोज तो हो गया। अब पूछा था बाबू लैक्टोज के जल अपघटन से क्या बनता है। किसके जल अपघटन से, लैक्टोज के जल अपघटन से क्या बनता है। तो देखो बाबू सेम बनता है एकदम, देखो C12H22O11। लैक्टोज का भी फार्मूला यही होता है, जो ग्लूकोज जो सुक्रोज का है वही लैक्टोज का भी फार्मूला है, एकदम सेम, कोई चेंजिंग नहीं। इसका भी जल अपघटन कराएंगे, मतलब जल से रिएक्शन कराएंगे। ये भी इसी तरह टूटता है, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, यह लैक्टोज है। लैक्टोज दो भाग में टूटता है। अब कौन कौन देखो, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान से देख लेना। देखो फार्मूला सेम है, देखो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज सबका फार्मूला सेम है, लेकिन फार्मूले सेम है, बाकी सारा चीज़ अलग अलग होता है। चैप्टर में तुम लोग को बताया भी गया है, लेकिन अभी क्रैश कोर्स में बताना संभव नहीं है। तो देखो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है। एक और देख लो बाबू, स्टार्च, स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, ये देख लो, C6H10O5N, और जल अपघटन कराना है ना तो NH2O, इसमें N मोल रहता है, क्योंकि अभी तुम लोग को बताए हैं पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या था, स्टार्च, जो बहुत अधिक भागों में टूटता है, उसका पता नहीं है कि कितना भाग में टूटेगा, इसलिए N माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, N माना गया है। अब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये बनेगा C12H22O11। ठीक है, लेकिन ये N मोल बनेगा, मिलाकर देखिए सकते हो आप, तो ये हो जाएगा, ये बनेगा माल्टोस। देख सकते हो बाबू, सुक्रोज है, जल से रिएक्शन करेगा। आप मिलाकर देख लो, कार्बन का गो है 12 गो, इधर देखो 6 व 6 12, हाइड्रोजन 22 और 2 24, इधर 24 गो हाइड्रोजन है, 12 12 24, ऑक्सीजन 12 1 13, 12 नहीं 11 1 12, 6 6 12, सेम ये वही है। यहाँ भी देख लो, मिलाकर देखोगे तो वही चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब ये सुक्रोज का जल अपघटन है, ये लैक्टोज का जल अपघटन है, स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, माल्टोस बनता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। ध्यान से देखेंगे बाबू। अब हम लोग को पढ़ना है स्टार्च क्या होता है। अभी कुछ देर पहले स्टार्च आया था, तो तुम लोग पकड़ाया होगा कि स्टार्च क्या है। सिंपल चीज़ है बाबू, स्टार्च में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये पेड़ पौधों में भोजन के रूप में रहता है, यह पेड़ पौधों में किस रूप में रहता है, भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। ठीक है, यह जल में अघुलनशील होता है। यह जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। एकलक, अगला चैप्टर जो कल वीडियो बनाएंगे बाबू, एकलक मतलब बहुलक औलक पढ़े हो, इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। मतलब सीधा समझो ग्लूकोज ही होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है स्टार्च, एमाइलोज, अब ये बायोलॉजी हो गया बाबू, एमाइलोज
एमाइलोपेक्टिन। कोई दिक्कत? देखो, पेड़ पौधों में भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है स्टार्च, जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता उलता नहीं है, एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये दो चीज को मिलाकर बनता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे बाबू सेलुलोज। सेलुलोज यह पौधों के कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में, किसके कोशिका में? पौधों के कोशिका में पाया जाता है, पौधों के कोशिका में पाया जाता है। इसका एकलक बीटा डी ग्लूकोज होता है। बीटा डी ग्लूकोज होता है, यह जल में घुलनशील होता है। यह जल में क्या होता है बाबू? घुलनशील होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देखो, यह कोशिका के, पौधों के कोशिका में होता है, इसका एकलक बीटा डी ग्लूकोज होता है, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है बाबू समझाने वाला। देखिए, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, क्या बाबू? ग्लाइकोजन, यह जानवरों में भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। किसमें? जानवरों में, जानवरों में भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। यह लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है। लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, यह लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है। इसका एकलक, फिर अभी गाना बज रहा है का जी, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। इसका एकलक क्या होता है बाबू? अल्फा डी ग्लूकोज होता है। फिर गाना बज रहा है अभी, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। यह जानवरों में भोजन के रूप में इकट्ठा होता है, यह लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है। इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। कोई दिक्कत? इसका एकलक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। किसी को कोई परेशानी? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अब वो हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। एग्जाम में ये पूछा था, ग्लाइकोसिडिक बंधन, ग्लाइकोसिडिक बंधन, ठीक है, दो मोनोसेक्राइड ऑक्साइड आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दो मोनोसेक्राइड ऑक्साइड आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसी ऑक्साइड आबंध को ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं। दो मोनोसेक्राइड ऑक्साइड आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, इसी ऑक्साइड आबंध को ग्लाइकोसिडिक आबंध कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देख लो, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में ऑक्साइड आबंध द्वारा जुड़ते हैं और ऑक्साइड आबंध में जुड़कर सुक्रोज मतलब चीनी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। दो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज था, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में ऑक्साइड आबंध, मतलब ये दो मोनोसेक्राइड है, दो मोनोसेक्राइड ऑक्साइड आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसी ऑक्साइड आबंध को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक आबंध या ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। एमिनो अम्ल,
ध्यान से बाबू, ये अमीनो अम्ल क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में, ध्यान से। कौन अम्ल? एमिनो अम्ल बाबू। देखो वैसा यौगिक जिसमें एमीन हो, मतलब NH2, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, COOH। ठीक है, वैसा यौगिक जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वे यौगिक जिनमें एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों एक ही अणु पर पाए जाते हैं, वैसा यौगिक जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एक ही अणु पर पाए जाते हैं, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH NH2 COOH। देखो तो ध्यान से देखो, ये एक यौगिक है, यौगिक के अंदर क्या है? COOH भी है, NH2 भी है। तो वह यौगिक जिसमें NH2 भी हो और COOH हो, ये एक यौगिक है, NH2 भी है और COOH भी है, इसी को एमिनो अम्ल बोलेंगे। तब बाबू ये COOH के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। अल्फा पर NH2 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? अल्फा एमिनो अम्ल। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर ये आएगा जब प्रोटीन पढ़ाएंगे, ध्यान से बाबू। तो देख बाबू, वह यौगिक जिसमें NH2 और COOH दोनों होता है उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। और COOH के बगल वाला ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। तो अल्फा, इसी अल्फा पर NH2 है, इसलिए क्या नाम रखा गया है? अल्फा। और एमिनो अम्ल तो हिले है ये, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन है बाबू, आपके यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है, एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम लिखे, यह क्यों उदासीन होता है? ठीक है, एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम लिखे और यह क्यों उदासीन होता है। ठीक है, तो देखो बाबू, उदासीन कब कोई चीज होता है? जितना प्लस उतना माइनस, 5 को प्लस तो 5 को माइनस, उदासीन हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। उसी प्रकार सोचो, 5 को अम्ल और 5 को क्षार, 5 को अम्ल 5 को क्षार, क्षार या भस्म बोलते हैं, 5 को अम्ल या 5 को भस्म, 5 को बराबर हो तो उदासीन हो जाएगा। अम्ल और क्षार मतलब अम्ल और भस्म मिलकर लवण बनाते हैं, लवण क्या होता है? उदासीन। जैसे 5 को लड़का हो 5 को लड़की हो, दोनों का शादी हो जाए तो 5 उदासीन हो गया। मान लो 5 को लड़की हो और 6 को लड़का हो, तो अपने में मारामारी करने लगेगा, कौना से शादी करेगा, पटका पटकी करने लगेगा सब, तब उदासीन नहीं होगा, वो बकलोलवा घबरा जाएगा सब। तो उदासीन कब होगा? जब बराबर मात्रा में हो, 5 को प्लस 5 को माइनस, 5 को लड़का 5 को लड़की, 5 को अम्ल 5 को क्षार। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम लिखें। एक उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल होता है बाबू, उदासीन एमिनो अम्ल होता है ग्लाइसिन, नाम याद रखिएगा। उदासीन एमिनो अम्ल क्या होता है? ग्लाइसिन होता है, जिसका फार्मूला भी हम लिख देते हैं, देख लीजिए, NH2 CH2 COOH। अब तुम लोग देख ही सकते हो, उदासीन एमिनो अम्ल क्या लिखे हैं? ग्लाइसिन। अब एमिनो अम्ल है तो COOH भी होना चाहिए और NH2 भी होना चाहिए, COOH भी है, NH2 भी है। अब ये NH2 साइड में लिखो, चाहे बकलोलवा ऊपर लिख दो, इसमें ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उदासीन एमिनो अम्ल है, थोड़ा ध्यान देना। ये COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कगो है? एक। NH2 बाबू N पर लोन पेयर होता है, रिएक्शन वाले चैप्टर में बताए होंगे, N पर लोन पेयर होता है, इसलिए क्षार है, भस्म है, तो एगो भस्म है, एगो अम्ल है और एगो क्या है? भस्म है। तो जितना अम्ल है उतना ही भस्म है, तो एगो अम्ल है एगो भस्म है, मिलकर क्या हो जाएगा? उदासीन। वही लिखा गया है, देखो यह उदासीन है क्योंकि इसमें समान संख्या में COOH समूह और NH2 समूह है। समान संख्या में है, एगो NH2 एगो COOH, क्लियर है? समान संख्या में NH2 और समान संख्या में COOH होगा, बराबर होगा, 5 को हो, अभी तो एक को है, एगो अम्ल है एगो भस्म है, तो क्या हो जाएगा? उदासीन। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो बाबू,
एमिनो अम्ल बाबू दो तीन प्रकार का होता है। एमिनो अम्ल दो तीन प्रकार का होता है। क्लियर हो गया बाबू, बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो एमिनो अम्ल दो प्रकार का होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल दो प्रकार का होता है। देखिए बाबू, पहला पढ़ेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित होते हैं, जो शरीर में बनते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं, वह अमीनो अम्ल जो किस में बनते हैं? शरीर में बनते हैं। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में ही बन जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब दूसरा है आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, जो शरीर में नहीं बनते हैं, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनते हैं। तो फिर बनते नहीं है लेकिन आवश्यक है, हमको चाहिए, तो हम लोग इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल को परिभाषित करें, सिंपल है बाबू। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनते हैं उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, और वह एमिनो अम्ल जो शरीर में उल्टा हो गया, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में ही बन जाते हैं, ठीक है, तो उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनते हैं, भोजन में बनते हैं, भोजन के द्वारा हम लोग उस एमिनो अम्ल को लेते हैं, तो हमारा उसे क्या बोलते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। बाबू देखो, तुम लोग का सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देते हैं। एमिनो अम्ल कितना होता है? 10 और 20, जिसमें से 10 को शरीर में बन जाता है और 10 को हम लोग कहाँ से लेते हैं? भोजन से। ठीक है, और यही 20 एमिनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन। अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे प्रोटीन क्या होता है। देख लो, ध्यान से समझ लो। हमारे शरीर में जो एमिनो अम्ल बनते हैं उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल, जो 10 को हमारे शरीर में रहता है, अपने आप बनता है, और 10 को नहीं बनता है तो 10 को हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, तो उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। 10-10 20 को हो गया, और 20 एमिनो अम्ल जब मिलता है तब तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा शरीर में। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो एकदम तो लगेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा शरीर में तो लगेगा ये लकवा मार दिया है तुमको, एकदम कौवा बिरयानी की तरह इधर उधर घूमते रहेगा ऐसे ऐसे। कोई भी देखेगा तो कहेगा जा ये कौवा बिरयानी खाता है, कौवा की तरह एकदम दिख रहा है, डंगास दिखेगा एकदम, बता चला मुँह पचका हुआ ऐसे कर चल रहा है, माँ का हाल चाल है ऐसे बोलता है बकलोल। देख इधर, क्लियर? आगे बढ़ते हैं बाबू। एमिनो अम्ल के उभयधर्मी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? मतलब क्वेश्चन यही है कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है? उभयधर्मी होता है, क्यों? यही क्वेश्चन है बाबू। अब तुम ही लोग बता दो, सिंपल। एमिनो अम्ल का अभी तो फार्मूला पढ़े थे, CH3 CH ऊपर NH2 COOH, ठीक है। इतना मालूम है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये NH2 पर लोन पेयर होता है, तो ये क्या है? भस्म है, क्षार है, ठीक है। तो इसमें भस्म कहीं लिखता है, कहीं क्या लिखता है? क्षार भी लिखता है, ठीक है। तो देखो बाबू, एमिनो अम्ल में अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। इसका मतलब ये अम्ल का भी काम करेगा। मान लो इससे कोई रिएक्शन करने आएगा अम्ल, इससे अगर रिएक्शन करने आया अम्ल तो इसके क्षार से रिएक्शन कर लेगा। अगर बाहर से कोई क्षार रिएक्शन करने आया तो इसके अम्ल से रिएक्शन कर लेगा। मतलब एमिनो अम्ल में दोनों गुण पाया जाता है, अम्ल का भी और क्षार का भी। जब दोनों गुण पाया जाएगा तो दोनों गुण वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? उभयधर्मी। बात कुछ समझ में आया? अरे बोलना बकलोल, कुछ क्लियर हुआ? ये है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल में अम्ल भी है, क्षार भी है, तो दोनों का गुण इसमें है।
तो दोनों गुण होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। क्लियर हुआ। अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है। एमिनो अम्ल में NH2 क्षार होता है, COOH अम्ल होता है, इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, उभयधर्मी होता है। बात समझ में है, दोनों का गुण। जैसे हम लोग मर्द हैं, हम लोग क्या है, लड़का है, कुछ लड़की होती है, कुछ समझिए रहा है, क्या होता है, उभयधर्मी होता है। क्या होता है, कुछ उभयधर्मी होता है। तब समझिए गया वो सब क्या है, उभयधर्मी है, दोनों का गुण पाया जाता है। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित की व्याख्या करें। ज्विटर आयन, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से बाबू। ज्विटर आयन, देखिए बाबू, ज्विटर आयन एमिनो अम्ल का द्विध्रुवीय संरचना को ज्विटर आयन कहते हैं। अब तुम कहेगा सर ये द्विध्रुवीय क्या है, जिसमें दो को ध्रुव हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, या तो प्लस हो और माइनस हो, नॉर्थ साउथ प्लस माइनस, अम्ल क्षार, मतलब एक दूसरे का उल्टा दो चीज हो, तभी ना द्विध्रुवीय है। दो को ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल का तो बात नहीं होगा, क्योंकि चुंबक का बात नहीं हो रहा है, तो किसका बात होगा, प्लस का और माइनस का। देखते हैं बाबू, एमिनो अम्ल अभी अभी पढ़े हो, ठीक है, CH3 CH ऊपर NH2 COOH, कुछ नहीं करना है बाबू, इसका H इसके पास जाएगा। अब तुम जानबे करते हो H पर क्या होता है, प्लस, और वो पर माइनस, हो गया। इसी को ज्विटर आयन बोलेंगे। ध्यान से देखना, आंसर आएगा CH3 CH ऊपर NH है, तो NH H को है, दो गो, एगो और आएगा तो तीन गो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्लस भी तो साथ आएगा, H प्लस NH3 प्लस, बॉन्ड COO, इस पर प्लस तो इस पर क्या होगा, माइनस। अब देखो दो गो ध्रुव हो गया, प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। कोई दिक्कत, देख लो, ध्यान से देख लो। एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना था, एमिनो अम्ल है ये, एमिनो अम्ल से ही बना है, द्विध्रुव है, प्लस भी है माइनस भी है, द्विध्रुवीय संरचना हो गया। कैसे हुआ तो देख लो, COOH का H टूटेगा तो H पर प्लस और वो पर माइनस, तो H प्लस जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें जुड़ेगा तो ये प्लस हो गया, और यहाँ ओ पर माइनस, दो को ध्रुव हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देखिए, वह पीएच जिस पर आरोपित वैद्युत कम प्रवाह दे, एमिनो अम्ल में नेट स्थानांतरण या अभिगमन नहीं होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। तो मतलब सीधे समझो, यह एक तरह का पीएच मान है जिस पर विद्युत का प्रवाह कम हो। यह एक ऐसा पीएच मान है जिस पर विद्युत का प्रवाह क्या हो, कम हो, तो उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। मतलब एमिनो अम्ल में स्थानांतरण नहीं होता है। यह एक ऐसा पीएच मान है जिस पर विद्युत का प्रवाह कम होगा। यह कब होता है, जब एमिनो अम्ल में स्थानांतरण नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, अब कुछ देर पहले तुम लोग को एमिनो अम्ल पढ़ाए थे, तब बोले थे याद रखना है एमिनो अम्ल। अब पढ़ेंगे बाबू प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, यह एक संघनक, क्या बाबू, संघनन बहुलक है।
जिसका एकलक यह एक संघनन बहुलक है जिसका एकलक अल्फा एमिनो अम्ल होता है। अभी तुमको बताया था ना अल्फा एमिनो अम्ल, तो एकलक है, इसका मतलब प्रोटीन क्या है, बहुलक है। किसका बहुलक है, अल्फा एमिनो अम्ल का। यह एक संघनन बहुलक है जिसका एकलक अल्फा एमिनो अम्ल होता है। इसका मतलब अल्फा एमिनो अम्ल को बार बार जोड़ेंगे, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे 20 गो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा। एमिनो अम्ल आपस में बहुत बार जुड़ेगा तो किसका निर्माण कर देगा, बहुलक का। वो बहुलक क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन एक तरह का बहुलक है, किसका, अल्फा एमिनो अम्ल का। तो ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हो, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। या ऐसे लिख सकते हो, ये एक संघनक बहुलक है जिसका एकलक अल्फा एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू। प्रोटीन दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला रेशेदार प्रोटीन, और प्रोटीन दो प्रकार का होता है। रेशेदार प्रोटीन जिसका रेशा जैसा संरचना हो, उसे क्या बोलते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में घुलता नहीं है, इसका मुख्य काम है रक्षा करना, शरीर का क्या करना, बचाव करना। इसका मुख्य काम क्या है, शरीर का बचाव करना। देख लो बाबू, वह प्रोटीन जिसका संरचना रेशा जैसा होता है उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में घुलता उलता नहीं है, इसका मुख्य काम है शरीर का क्या करना, रक्षा करना। एग्जाम्पल जैसे है केराटिन, मायोसिन, ये पाया जाता है बाल में, रेशम में, त्वचा में। वहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ लिखा गया है। ये मांसपेशियों में पाया जाता है। कोई दिक्कत, फिर से देख लो बाबू। प्रोटीन दो तरह का होता है। पहला है रेशेदार प्रोटीन जिसका रेशा जैसा संरचना होता है, यह जल में घुलता उलता नहीं है, इसका काम होता है शरीर का क्या करना, रक्षा करना। एग्जाम्पल क्या है, केराटिन और क्या, मायोसिन। केराटिन बाल और रेशम में पाया जाता है, मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा देर हो गया पढ़ाते पढ़ाते, प्यास लग गया बाबू। देखेंगे बाबू ध्यान से। दो तरह का प्रोटीन होता है, एक हो गया रेशेदार प्रोटीन, दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन। ठीक है, वह प्रोटीन जो कुंडली बनाकर गोलीय संरचना होता है। कुंडली बनाकर कैसा हो जाता है, गोलीय हो जाता है, उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में विलय होता है, जैसे एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन। अब इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए सीधा। वह प्रोटीन जो कुंडली बनाकर गोलीय हो जाता है, जल में विलय होता है, उसे गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन। जैसे मान लो एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अंडा में। हेमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। देखते हो कोई आदमी चकरा कर गिर जाता है तो उसका चेकअप कराया जाता है, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं हुआ है। हेमोग्लोबिन कम होने का मतलब कि खून का कमी हो गई। इंसुलिन समझते हो, जिन लोगों का चिनिया बीमारी रहता है, चिनिया बीमारी मतलब शुगर का बीमारी, चीनी का बीमारी, शुगर का बीमारी रहता है, उनका इंसुलिन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, उनका इंसुलिन मापा जाता है। जो भी अपना चेकअप कराने जाता है शुगर का, उसका क्या मापा जाता है, इंसुलिन मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रोटीन का विकृतीकरण,
प्रोटीन का विकृतीकरण। देखो बाबू, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, वहाँ बहुत बड़ा डिफिनेशन लिखा गया है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण प्रोटीन अपना जैविक सक्रियता खो देता है। इसका मतलब है कि प्रोटीन में अगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किया जाए, भौतिक मतलब गर्म किया जाए, पीएच मान में परिवर्तन कर दिया जाए या गर्म किया जाए, तो प्रोटीन अपना जो खुद का उसका गुण होता है, भौतिक सक्रियता खो देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे बाबू, ध्यान से दम। जैसे दही का जमना, दूध में रात को जोरन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? दूध में रात को जोरन डालते हो तो सवेरे दही बनता है। तो वो रात भर जोरानवा दूध के साथ क्या करता है? प्रोटीन का विकृतीकरण करता है, इसलिए सवेरे दही जम जाता है। अंडा का उबलना, अंडा का उबलना, देख बाबू, अंडा का उबलना। तो देख बाबू, अंडा को जब उबालते हो तो उसका भी प्रोटीन में क्या होता है? विकृतीकरण होता है। अंडा को जैसे उबालते हो तो उसका तापमान बढ़ता है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, जिसके कारण वो अपना जैविक सक्रियता खो देता है। इसी कारण अंडा उबल कर जम जाता है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन तो हो गया, अब पढ़ेंगे बाबू विटामिन के बारे में। अब पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू? विटामिन के बारे में। ठीक है बाबू? अब विटामिन क्या समझाना, तुम लोग समझते ही हो। विटामिन क्या है? नॉर्मली तुमको हम समझा ही देते हैं। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर का रख रखाव करता है। विटामिन शरीर का क्या करता है? रख रखाव करता है। हमारे शरीर का क्या करता है? वृद्धि करता है। अब विटामिन बहुत तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इतना सारा होता है। और बी विटामिन तो और भी अलग अलग होता है, B1, B2, B3, B6, B1, B2, B6, B12, ऐसा विटामिन बी तो 4 तरह का होता है। ठीक है? तो देखो, जो हमारे शरीर का रखरखाव, वह कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर का रखरखाव करता है और हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन देखो, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन होता है। चलिए, अब विटामिन भी 2 प्रकार का होता है, ये तो नॉर्मली आप समझिए जाएंगे। विटामिन वसा बिले विटामिन, अब समझिए रहे हो, वह विटामिन जो किस में घुलेगा? वसा या तेल में घुल जाएगा, लेकिन जल में नहीं घुलेगा। वह विटामिन जो वसा या तेल में घुल जाएगा लेकिन जल में नहीं घुलेगा, उसे वसा विलय विटामिन कहते हैं। ए, डी, ई, के विटामिन कौन कौन है? ए, डी, ई, के। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? वह विटामिन जो वसा और तेल में घुल जाएगा, मतलब वसा में भी घुल जाएगा, तेल में भी घुल जाएगा। हम लोग का शरीर, कितना लोगों का तोनवा पेट नहीं लिख रहा रहता है, तो चर्बी तेल है ना होता है, उसमें घुल जाएगा। तो वह विटामिन जो वसा और तेल में घुल जाता है लेकिन जल में घुलता नहीं है, उसे वसा विलय विटामिन कहते हैं। कौन कौन है? ए, डी, ई, के। जल विलय विटामिन, जल विलय विटामिन, अब तो लोग समझिए गया होगा। वह विटामिन जो जल में घुल जाए, वह विटामिन जो किस में घुल जाए? जल में घुल जाए और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाए, मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए। ठीक है? वह विटामिन जो जल में घुल जाता है और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल विलय विटामिन कहते हैं।
जैसे तुम लोग सुना होगा बियर वर लोग पीता है, कहता है नशा नहीं चढ़ता है। अब बियर अथी से बनता है, किससे बनता है? बियर फल ओल से बनता है, महंगा वाला बियर। ये नहीं कि 5 रुपये वाला कटा हुआ जाकर पीने लगे तो दूसरे तुम्हारा ही विटामिन कम हो जाएगा। अब बियर ब्रांडेड लोग पीता है तो उसमें क्या होता है, विटामिन होता है। लेकिन वो लोग पीता है शराब, नशा चढ़ता है, जब पेशाब लग जाएगा तो मतलब पानी के साथ वो घुल कर बाहर निकल जाएगा तो नशा उतर जाता है। समझ रहे हो? तो बहुत लोग देखना पीने के बाद पेशाब वसाब करने जाता है तो नशा गायब, और नहीं गायब होता है तो और ये उपाय है। मान लो पेशाब नहीं लगा, उसका मतलब पानी में नहीं घुला, तो 2 बाल्टी पानी ले जाकर मुड़िया पर से गिरा दो, अपने मन उसको घुसा जाएगा। तो देख बाबू, वह विटामिन जो वसा और तेल में घुल जाता है लेकिन जल में घुलता नहीं है, उसे वसा भी ले विटामिन ए डी के। और वह विटामिन जो जल में घुल जाता है और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, तो ये विटामिन कौन कौन है? B1, B2, B6, B12। बाबू ये एक्सेप्शन है, ये जल में नहीं घुलता है। B12 एक एक्सेप्शन है जो जल में नहीं घुलता है, बाकी सब घुलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, 2 विटामिन का नाम लिखे और उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम बताएं। ठीक है, चलिए बता देते हैं। अब आप कोई भी विटामिन बता सकते हैं, बहुत सारा विटामिन आपको क्लास में बताया गया होगा, तो एग्जाम में उतना ये सब पूछता नहीं है। चलिए 2 विटामिन का पूछा है। चलिए विटामिन ए, किसका चर्चा करेंगे बाबू? विटामिन ए और विटामिन सी का चर्चा कर देते हैं। देखो, यह मछली, विटामिन ए किस में पाया जाता है? मछली में, गाजर में, मक्खन में, दूध में पाया जाता है। और इसके कारण रतौंधी बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है बाबू? और एक और बीमारी होता है जेरोथेल्मिया, ये भी एक तरह का आँख का बीमारी है, क्लासेस में सब बताया गया, अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है। देखो, विटामिन ए मछली, गाजर, मक्खन, दूध में पाया जाता है और इसके कारण रतौंधी बीमारी होता है। ठीक है, एक विटामिन का वर्णन हो गया। चलिए एक और विटामिन का दे देते हैं जो वहाँ लिखा भी हुआ है बाबू, विटामिन सी। क्या बाबू? विटामिन सी हरी सब्जी में पाया जाता है, नॉर्मली तुम लोग जानता होगा। हरी सब्जी, जितना खट्टा चीज़ है उसमें पाया जाता है। हरी सब्जी, नींबू, नींबू खट्टा होता है, आंवला, खटाई, इमली, इमली समझिए रहे हो? यही देखो, इमली भी खट्टा होता है, नींबू भी, आंवला भी, खटाई भी, सब खट्टा होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये महिला लोगों को बहुत पसंद होता है, खट्टा चीज़ महिला लोगों को बहुत पसंद होता है। मालूम है तुम लोग को? महिला सब जानते हो फुचका काहे खाती है? फुचका, गोलगप्पा काहे? उसमें क्या होता है? इमली का पानी होता है, समझिए रहे हो? खट्टा होता है, उन लोगों को खटाई बहुत पसंद होता है, वो हमेशा खट्टा चीज़ खाने लगता है। सब देखते नहीं हो? आजकल तो यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है कि लड़की फुचका खा रही है तो लड़का कौन आया उठा कर उसी के थलिया में से खा लिया। देखता ही होगा तो लो वीडियो, समझिए रहे हो? और लड़कियों लोग भी कम नहीं है, बहुत होशियार होती है, खाती है, गोलगप्पा खाने लगेगी और थोड़ा सा मुस्कुरा देगी, बस गोलगप्पा वाला काउंटिंग में भूल जाता है कि को गोलगप्पा खिलाई ले हैं। बेचारा का लॉस हो जाता है, फिर वो शुरू से गिनने लगता है, उसको यादें न रहता है, बस मुस्कुरा कर उसको काउंटिंग भुला देगी। देख इधर बाबू, विटामिन ए, विटामिन सी हरी सब्जी, नींबू, आंवला, खटाई, इमली में पाया जाता है। महिला लोग में पाया नहीं जाता है, महिला लोग में महिला लोग को ये ज़्यादा पसंद होता है खट्टा वाला चीज़। ठीक है बाबू, अब देखिए, इसलिए देखना महिला लोग को उतना चश्मा नहीं लगता है, क्योंकि खट्टा चीज़ खाता है तो जल्दी वो लोग आँखों में खराब नहीं होता है। मसूड़ों से खून आना, इसका एक बीमारी होता है, इसके कारण बीमारी होता है स्कॉर्वी। कौन बीमारी होता है? स्कॉर्वी। जैसे मुंह धोते हैं सब, मुंह धोते हो तो क्या होगा? मुंह धोते हो तो क्या होगा? कभी कभी मसूड़ा में से खून आने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बाबू? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जितना ज़्यादा खाओगे चेहरा पर उतना ही ग्लो रहेगा, उतना ही ग्लो रहेगा, उतना ही क्या रहता है? ग्लो रहता है। हीरो हीरोइन सबको देखना, वो सब ज़्यादातर फल ही खाता है तो एकदम चमकता रहता है, जहाँ भी जाता है एकदम LED बल्ब की तरह जलता है सब। समझिए रहे हो? देख बाबू आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है बाबू न्यूक्लिक अम्ल।
न्यूक्लिक अम्ल यह जीवित प्राणियों में पाए जाने वाला जैव घटक है। किसमें? जीवित प्राणियों में पाए जाने वाला जैव घटक है। ये जिंदा आदमी में पाया जाता है, मुर्दा का इसका कोनो भरोसा नहीं है, ये जिंदा में पाया जाएगा। यह आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार होता है। यह आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब देखना, जिसका माता पिता तनी लंबा होता है तो उसका बेटवो बेटिया भी लंबा पैदा होता है तरकुल की तरह। कोनो बेटा माता पिता नाटा होता है तो वो नटे पैदा होता है, देखिए रहे हो। कोनो मिडिल साइज में होता है तो मिडिल पैदा होता है। कोनो का माता पिता एकदम गोर है अंग्रेज की तरह तो वो भी गोरे पैदा हुआ है, वो भी गोरे पैदा हुआ है। और कभी कभी घबरा जाता है काम, मान लो माता पिता गोर है, लड़का करिया हो गया तो बस पूरा हॉस्पिटल वाला शौक करने लगता है, गांव मोहल्ला तो छोड़िए दो, पगला जाता है सब, यार ये कैसे हो गया। बाबू उसमें कोई माता पिता का दोष नहीं है, बकलोला तो तुलो तो बवाल मचा देगा, कोनो दोष नहीं है, वो सब बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसके कारण ऐसा कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है बाबू। अब करिया माता पिता है तो उसका करिए पैदा होगा, अगर करिया का उजर पैदा हो गया तो बस तब वो शक हो जाता है ये कैसे हो गया, तब वो लोग गड़बड़ा जाता है, जानिए रहे हो तुम लोग। तो देख बाबू गुण भी मिलता है, देखता बच्चा पैदा होता है तो लोग कहता है इसका नकिया मामा की तरह है, इसका आँखिया इसके बाबूजी की तरह है, इसका मुँहवा इसके दादा की तरह है। तो ये सब आनुवांशिकता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जाता है, किसके कारण? न्यूक्लिक अम्ल के कारण। न्यूक्लिक अम्ल के कारण कल के डेट में मान लो कोनो बच्चा पैदा हो, वो केमिस्ट्री चिल्लाने लगे गोपालगंज में तो पता चलेगा लोग कहने लगेगा अनिशे सर का है, कौन ठीक है, बकलोलवा पैदा पगला जाएगा, सब कहेगा वह इतना केमिस्ट्री जानते हैं। देख इधर आनुवांशिकता, आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है बाबू। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, डीएनए और क्या बाबू? आरएनए। इसका डिफिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बाबू ये डीएनए आरएनए 3 बार एग्जाम में 5-5 नंबर का पूछा है, तो ध्यान से समझना। डीएनए और आरएनए में अंतर देखो, यहाँ सब लिखा गया है, सिंपल एकदम बाबू। डीएनए और आरएनए में अंतर, एक तरफ डीएनए लिखेंगे, एक तरफ आरएनए लिखेंगे, एक तरफ डीएनए लिखेंगे, एक तरफ आरएनए लिखेंगे, डीएनए और आरएनए। तो चलिए बाबू, इसमें जो शर्करा होता है, डीएनए में जो चीनी होता है वो होता है बाबू डीऑक्सीराइबो। ये इसका डिफिनेशन इसका फॉर्मूले में है, देखो इसका फुल फॉर्म जो है ना डीऑक्सीराइबो है ना, यही इसका शर्करा है, डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबोज। और इसका शर्करा, अब तुम लोग बिहारी है, बिहारी लोग अंदाजा लगाने में बहुत आगे होता है। देख बाबू डीऑक्सीराइबो इसका शर्करा है, तो आरएनए के लिए क्या हो जाएगा तुम ही बता दो? राइबोज। क्या हो जाएगा बाबू? राइबोज। ठीक है। इसमें जो क्षार होता है, अब इसका क्षार और बहुत पूछता है, डीएनए का भी 4 गो क्षार होता है, आरएनए का भी क गो क्षार होता है, डीएनए का 4 गो क्षार होता है, आरएनए का भी क गो क्षार होता है बाबू? 4 गो। तो इसका जो क्षार है, इसका जो क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, क्या बाबू? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसका जो है सब सेम रहता है, एगो बदल जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसका क्या है? थाइमिन है ना, इसका क्या है? थाइमिन। थाइमिन में बदल जाता है, क्या हो जाता है? यूरासिल। कोई दिक्कत? तो बाबू इसका शर्करा डीऑक्सीराइबोज, इसका शर्करा राइबोज, इसका क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसका क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, एगो बदल जाता है।
डीएनए और आरएनए में बस इतना ही का अंतर है। इसमें बाबू 2 कुंडली होता है। इसमें कितना कुंडली होता है? डीएनए में 2 कुंडली होता है। डीएनए में 2 कुंडली होता है और आरएनए में 1 कुंडली होता है। डीएनए में 2 कुंडली होता है, आरएनए में 1 कुंडली होता है। यहाँ सब लिखा गया है, आप देख सकते हैं। डीएनए में 2 कुंडली, आरएनए में 1 कुंडली। ये तीसरा नंबर था बाबू, ये दूसरा है। ठीक है। अब देखो चौथा, यह आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है। डीएनए किसके लिए जिम्मेवार होता है? आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार होता है। देखते नहीं हो, बड़का बड़का नेतवा सबका क्या होता है? बड़का बड़का नेतवा सबका बेटा कोनो कोनो क्लेम कर देता है कि हम इन्हीं का बेटा है। हाल फिलहाल 5-10 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो डीएनए रिपोर्ट जांच किया जाता है। अगर मैच कर गया तो उसी का बेटा है, नहीं तो पड़ोसी का हो सकता है। कौन ठीक है? देख इधर, आनुवांशिकता यह आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है। अब ये बताए थे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। ये बाबू प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? एक बार और देख लो बाबू, ये 3 बार 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। इस चैप्टर में 2 5 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए और आरएनए। ठीक है, ध्यान से बाबू। इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है, इसमें शर्करा राइबोज होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन क्षार होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल क्षार होता है। एगो अंतर है। इसमें 2 को कुंडली होता है, इसमें 1 को कुंडली होता है। यह आनुवांशिकता के लिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेवार होता है। ये प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अब देखिए बाबू, न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, दोनों का अंतर पढ़ लिए। अब न्यूक्लिक अम्ल का क्या पढ़ना है? जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक कार्य। ठीक है। तो 2 कार्य इसका कार्य होता है बाबू, 2 कार्य होता है। द्विगुणन। द्विगुणन पहला कार्य होता है द्विगुणन। एगो डीएनए 2 को बनाता है। द्विगुणन, एगो डीएनए 2 डीएनए का निर्माण कर देता है। ठीक है बाबू। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है। इसका जैविक कार्य है, द्विगुणन करता है, एक डीएनए को 2 डीएनए में बदलता है और यह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। कार्बोहाइड्रेट प्रायः ध्रुवण घूर्णक होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उपस्थित क्रियात्मक समूह को लिखिए। क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक होता है। कार्बोहाइड्रेट बताए थे फर्स्ट टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। अब ये मत कहना कि बाबू कायरल कार्बन पढ़ाए थे कि नहीं सर, बकलवा पढ़ाए थे। वह कार्बन जिस पर 4 समूह होता है, लेकिन चारों अलग अलग, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाए होंगे, वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक होता है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन पाया जाता है। एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उपस्थित क्रियात्मक समूह को लिखिए। बाबू ग्लूकोज और किसका बात हो रहा है? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्रियात्मक समूह को लिखिए। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है बाबू। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह अल्डिहाइड मतलब बॉन्ड CHO होता है, और फ्रुक्टोज में क्रियात्मक समूह कीटोन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत? देख लो, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होता है? 1 से अधिक कायरल कार्बन होता है। 1 से अधिक कायरल कार्बन होता है। तो तुम लोग को बताइए कि ये थे, ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 होता है और फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन 3 होता है। जब पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 10 तो उसमें सब बताए थे। ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन 3।
वही वजह से गड़बड़ाइए रहा है तुम्हारा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है 4, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन कितना होता है 3। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो सिंपल, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक होता है क्योंकि इसमें एक से अधिक कायरल कार्बन पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन, फ्रुक्टोज में कितना कायरल कार्बन 3 कायरल कार्बन। और ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है अल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज में कौन सा कीटोन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ध्यान से दम बाबू। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू, अब थोड़ा ये इंटरनल क्वेश्चन है, लेकिन अब उतना डीप तो आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है। डी फ्रुक्टोज का उपयोग ठंडे पेय को मीठा करने में होता है। अभी तुम लोगों को कुछ देर पहले बताए थे कि फ्रुक्टोज, याद है अभी बताए थे, चॉकलेट बिस्किट में चीनी नहीं डाला जाता है, क्या डाला जाता है फ्रुक्टोज। जो कोल्ड ड्रिंक आता है तो कोल्ड ड्रिंक में भी चीनी बैठ का कोई मिलाते नहीं रहता है, उसमें भी फ्रुक्टोज डाला जाता है। क्या डाला जाता है फ्रुक्टोज। तो कह रहा है कि ठंडा अगर जल हो, ठंडा अगर पीने वाला चीज़ हो तो उसको मीठा करता है, लेकिन गर्म चीज़ को जल्दी मीठा नहीं करता है। फ्रुक्टोज ठंडा चीज़ को क्या कर देता है मीठा कर देता है, लेकिन गर्म चीज़ को जल्दी मीठा नहीं करता है। अब इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? देखो फ्रुक्टोफ्यूरानोस मिठास रूप है, फ्रुक्टोफ्यूरानोस कौन रूप है मिठास रूप है। फ्रुक्टोफ्यूरानोस क्या है मिठास रूप है। जब तापमान अधिक हो जाएगा तो इसका साम्य अवस्था क्या हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा। जिस साम्य अवस्था पर वो मीठा करता है, ठंडा रहेगा तो आराम से मीठा करेगा, साम्य अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान अधिक करेंगे मतलब गर्म करेंगे तो साम्य अवस्था गड़बड़ा जाएगा, तो उसका मिठास भी क्या हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा, उतना मीठा नहीं हो पाएगा। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। साबुन, साबुन की अपेक्षा अपमार्जक किस प्रकार अधिक अच्छा है? कह रहा है कि साबुन से अच्छा अपमार्जक है क्यों? यही तो क्वेश्चन है। साबुन से अच्छा अपमार्जक है क्यों? क्यों देख लो बाबू। साबुन आंसर देखो, कठोर जल में झाग बढ़िया से नहीं बना पाता है। अपमार्जक कठोर जल में झाग बढ़िया से बना पाता है। ठीक है, साबुन बायोडिग्रेडेबल होता है और यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब इसको दोबारा यूज किया जा सकता है, अपमार्जक का दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये प्रदूषण फैला सकता है। ये प्रदूषण क्या करता है फैला देता है। ठीक है, तो देखो ये बायोडिग्रेडेबल है, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसमें प्रदूषण का समस्या नहीं होता है, लेकिन ई बकलोरमा में प्रदूषण का समस्या होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया बाबू? आज 26 तारीख है, 26 जनवरी। क्या है बाबू? 26 तारीख है, 26 जनवरी है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक शायरी ही सुना देते हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नाम करेगा। प्रत्येक बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नाम करेगा। 26 जनवरी को भारत ही नहीं पूरा विश्व तिरंगे को सलाम करेगा। आज के लिए बाबू यहीं क्लास ओवर होता है, लेकिन आपको एक नोटिस दे रहे हैं बाबू, कल 27 तारीख है, कल 27 तारीख है, आप अपना टेलीग्राम चेक करते रहिएगा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम में कॉपी लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में करना है, क्या करना है। तुम लोग समझिए रहे हो, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो। ये सारा चीज़ का चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। टेलीग्राम का नोटिफिकेशन कल देखते रहिएगा। आज के लिए यहीं क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से बाय 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 बाय।